आज का हेडिंग मीर जाफर। मीर जाफर बहुत दिन तक देखो, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद 30 जून 1757 ईस्वी को 30 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर को बंगाल का कब? 30 जून 1757। अगला लिखो, मीर जाफर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला नवाब था। मीर जाफर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला नवाब था। इससे पहले खुद अपने योग्यता से लोग बनता था, ठीक है। पहला नवाब था, मतलब पूरा का पूरा हस्तक्षेप इसमें मीर जाफर को नवाब बनाने में किसका रोल था? अंग्रेजों का, ठीक है। यानी अब देखो, पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है, जो राजनीतिक में अपना पकड़ वो बनाना शुरू कर दिया शासन प्रशासन में। क्यों? अगर हम तुमको मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो हमको बात मानना है। फिर मधुकर अकेले जीता था, निर्दलीय में जीता था कि नहीं जीता था? 40-40 दोनों तरफ हो गया। बीजेपी वाला को 40 मिल गया, उधर 40 मिल गया गठबंधन में। अब भाई किसका बनेगा? तो जिधर मधु कोड़ा उसका सरकार तो बोलता है ठीक है, जब ऐसा मौका है ही है, हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम जाएंगे सपोर्ट। कांग्रेस वाला बनेगा तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम कांग्रेस को सपोर्ट देंगे। अब बीजेपी वाला हमको मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी वाला को देंगे सपोर्ट। अंत में मानना पड़ा बात को। तो अब रॉबर्ट क्लाइव जो था, क्या हुआ? अब हैंडल करने लगा। अब क्या करने लगा? हैंडल करने लगा। सब दिमाग उतना लगा रहा था। अब नवाब को बना रहा है वो मीर जाफर को उसको क्या कर दिया? नवाब बना दिया। तो हम तुमको नवाब बनाएंगे तो मेरा बात मानोगे कि नहीं मानोगे? हम जो कहेंगे तुमको वही करना होगा, है ना। आगे लिखो अगला पॉइंट। हाँ, अगला पॉइंट। परंतु मीर जाफर अयोग्य शासक साबित हुआ। परंतु मीर जाफर अयोग्य शासक साबित हुआ। अयोग्य शासक साबित हुआ, इसलिए अंग्रेजों ने उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब क्या हुआ? मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बना दिया, ठीक है। और अब वो जैसा चाह रहा था अंग्रेज वैसा ही कठपुतली की तरह लोगों को नचा रहा था। अब थोड़ा मीर कासिम के बारे में पढ़ लेते हैं, अब फिर मीर जाफर बनेगा, ठीक है। नहीं, हाँ, अब मीर कासिम हेडिंग। मीर कासिम देखो, मीर कासिम ने नवाब बनते ही मीर कासिम ने नवाब बनते ही अपनी राजधानी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर
स्थानांतरित कर लिया। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया। ठीक है, देखो अगला स्टेटमेंट। मीर कासिम ने बंगाल में आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी शुल्कों को आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी शुल्कों को बंद करवा दिया। ताकि बंगाल में दस्तक का दुरुपयोग न हो। ताकि बंगाल में दस्तक का दुरुपयोग न हो। दस्तक का दुरुपयोग न हो। क्या समझे इससे? मतलब मेरे ख्याल से कि जो अंग्रेज लोग आया था उसका वो गलत उपयोग ना कर सके अंग्रेज लोग। दस्तक यानी इन्फ्लुएंस। इसको ऐसे ले लेते हैं कि अचानक से कहीं कोई छापा मारा, ठीक है, ठीक है, तुम गलत कर रहे हो व्यापार में कि सही कर रहे हो, तो तुमको 10 20 50 दे करके दे देगा। ठीक है, मीर कासिम को ये बात पता था कि कोई आदमी जाएगा और इंटरनली कोई किसी से पैसा ले रहा है शुल्क के रूप में, तो शुल्क वहां लिखा हुआ है ना भाई, फलाना चीज के लिए इतना शुल्क, इसके लिए इतना शुल्क, इसके लिए इतना शुल्क, और किसी को कोई गलत पकड़ लिया तो पता पता क्या चल रहा कि भाई इसके लिए ये शुल्क तुमको देना पड़ेगा। बोला कि ना ये रहेगा ना तुमको शुल्क देना पड़ेगा। तो आंतरिक व्यापार में जो शुल्क लगता था उस शुल्क को इसने बंद करवा दिया, ताकि जो दस्तक है, दस्तक मान लो कि एक कमेटी, कहीं जाकर के कोई चेक करने वाला कमेटी, ठीक है, तो अगर दस्तक पहुंचा और उससे कोई किस तरह का शुल्क वसूलना चाह रहा है पब्लिक से, वो शुल्क उसको नहीं देना पड़े, क्योंकि शुल्क का नियम ही नहीं रहेगा तो शुल्क देना कैसे पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया बात? तो ये दस्तक का दुरुपयोग ना हो इसलिए ये आंतरिक व्यापार में जितना भी तरह का शुल्क था उस सब शुल्क को किसने बंद करवा दिया? मीर कासिम ने। आगे लिखो, अगला पॉइंट। मीर कासिम ने अब अंग्रेजों द्वारा लगाए गए मीर कासिम ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए इन आंतरिक व्यापार शुल्कों को मीर कासिम ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए इन आंतरिक व्यापार शुल्कों को बंद करवाया था। जिसे अंग्रेजों ने अपना विशेषाधिकार की अवहेलना माना। विशेषाधिकार की अवहेलना माना। विशेषाधिकार की अवहेलना माना और जुलाई 1763 ईस्वी में जुलाई 1763 ईस्वी में पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। देखा कि तब हमारा बातें नहीं मान रहा है, हमसे ऊपर उठने लगा। पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर तो उसका कठपुतली था, वो जो कहता था सही करता था। लेकिन मीर कासिम क्या किया? ना इसको बंद करना है, आंतरिक शुल्क को व्यापार में बंद करना है। बोलो क्या छूटा? 3 बार स्टेटमेंट बोलते हैं। छूटा क्या? डरे नहीं बोलना, तो फिर यूट्यूब देखना पड़ेगा। छोटा है तो दोबारा बोल लो, अभी फिर से रिपीट कर देंगे।
अंग्रेज जो आंतरिक व्यापार पर शुल्क लगाया था, मीर कासिम जब बना नवाब तो उसने वो शुल्क को हटा दिया ताकि दस्तक का दुरुपयोग ना हो। जब इसको बंद किया तो अंग्रेजों ने इसको क्या माना, अपना विशेषाधिकार की अवहेलना, यानी तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो, इसलिए क्या किया, पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया, पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया, कासिम को हटा दिया। कासिम कौन था मीर जाफर का? दमाद। नेक्स्ट पॉइंट, मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर, मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर अवध चला गया। मीर कासिम बंगाल छोड़कर अवध चला गया और वहां के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण लिया। शुजाउद्दौला, यहाँ देखो, शुजाउद्दौला के यहाँ शरण लिया और वहां के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण लिया। यानी अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला, शरण लिया। हाँ, अवध मतलब अयोध्या के आसपास का एरिया। हो गया। अब एक और युद्ध लिखाएंगे और फिर झारखंड एकदम बिल्कुल प्योर शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, टॉपिक ही लिख लो, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध क्या तारीख को हुआ था? साल याद है? कब हुआ था? आज से डेट याद रखना है, 23 अक्टूबर 1764। 23 अक्टूबर 1764 लिखो। बक्सर के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम दो शाह आलम द्वितीय या दो, शाह आलम दो द्वितीय या दो, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और कौन? दो के बाद करके अभी कुछ नहीं लिखा है। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह कौन? शाह आलम दो। इस तरह से ये तीनों एक तरफ। शुजाउद्दौला के यहाँ तो मीर कासिम था ही, शरण लिया हुआ, और ये तो अपने आप में एक योद्धा था, तो अगर युद्ध होगा तो क्या उसका साथ नहीं देगा? बिल्कुल साथ देगा। मीर कासिम और शुजाउद्दौला तो अवध में था ही, साथ में सपोर्ट किसका ले लिया? दिल्ली का। दिल्ली में राजा कौन था उस समय? शाह आलम दो, जो कि मुगल का बादशाह था। इसकी संयुक्त सेना थी और अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था। तो क्या लिखे हम लोग? मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम दो की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के बीच बक्सर में युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। यहाँ देखो ना, बोर्ड देखो ना, गर्दन उठाओगे दिख जाएगा। हेक्टर मुनरो
जो भी कठिन चीज होगा बोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा। कर रहे थे। कौन जीता था बक्सर का युद्ध? बक्सर का युद्ध कौन जीता होगा? कौन सा? नहीं, आदमी कंफ्यूजन तो यही होता है। देखो बक्सर के युद्ध में, अगला पॉइंट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और यह विजय अंग्रेजों के लिए भारतवर्ष में सत्ता स्थापित करने में सबसे सहायक सिद्ध हुई। सत्ता स्थापित करने में सबसे सहायक सिद्ध हुई। सबसे ज्यादा सहायता किसने हुआ? इसी युद्ध से बता। पहला युद्ध कौन सा जीता? वहां पे प्लासी बंगाल में। ये तो कुछ दिन में जीत लिया, कुछ घंटों में। यहाँ से इसको कुछ फायदा नहीं हुआ, बस बंगाल का एरिया में लगा कि नहीं भाई अंग्रेज सब आ गया, थोड़ा डरना शुरू हो गया, थोड़ा सा वर्चस्व स्थापित हो गया। अगर बंगाल में वर्चस्व स्थापित हुआ तो झारखंड में भी वर्चस्व स्थापित हुआ। क्यों? क्योंकि ये एरिया साथ में था इंक्लूड। लेकिन जब दूसरा बक्सर का युद्ध जीता, इसमें तो बड़ी सेना थी। जो मुगल बादशाह का तो शासनकाल पूरे इंडिया में था, मुगल बादशाह का शासनकाल लगभग पूरे इंडिया में था। अब कुछ कुछ जगह स्वतंत्र शासक थे, नहीं तो बाकी सब जगह किसका शासन चल रहा था? मुगल का। तो मुगल का राजा कौन था? शाह आलम दू। तो इसका भी सेना आया हुआ था, किसको सपोर्ट करने के लिए? मीर कासिम और सुजाउद्दीन को, बक्सर, कि भाई अब अंग्रेजों को भगाना है, सबको मिल करके भगाओ, नहीं तो ये लोग तो सत्ता हथिया लेगा। तो जब अवध पहुंच गया, मतलब जब यूपी पहुंच गया, तो यूपी से दिल्ली कितना दूर? बहुत नजदीक। तो जैसे ही सुना भाई कौन? शाह आलम दू, कि भाई अंग्रेज लोग यहाँ लड़ने वाला है, किसको? मीर कासिम और सुजाउद्दौला के विरुद्ध में। तो ये अपना सेना भेज दिया, खुद भी आ गया, शाह आलम दू भी आया, ताकि भाई अंग्रेज जीते नहीं। लेकिन परिणाम हुआ उल्टा, संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया। अब जब संयुक्त सेना हार गया तो ऑलमोस्ट इंडिया का पावर जो था खत्म हो गया। अब सत्ता किसके हाथ में चलने लगा? अंग्रेजों के हाथ में चला आया। ठीक है, देखो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि की जिसके तहत अंग्रेजों को कई सारी सुविधाएं दी गई। कई सारी सुविधाएं दी गई। अब किससे साथ संधि कर रहा है? इलाहाबाद में प्रथम संधि शाह आलम दू के साथ। किसके साथ? शाह आलम दू। इलाहाबाद तो सर यूपी में पड़ेगा। हाँ अभी पता है, दोनों संधि हुआ है। इलाहाबाद सुजाउद्दौला का भी होगा संधि, इसका भी होगा संधि। पहला संधि जो हुआ शाह आलम दू के साथ किया, ठीक है। इलाहाबाद की दूसरी संधि
इलाहाबाद की दूसरी संधि 15 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की दूसरी संधि 15 अगस्त 1765 ईस्वी को शुजाउद्दौला के साथ हुई। शुजाउद्दौला के साथ हुई। बस इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है। शुजाउद्दौला अब ये क्या कर रहा है, संधि कर करके अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। जहां भी संधि करेगा वहां अपना बेनिफिट देखेगा, ऐसा ऐसा शर्त रख देगा वो जिससे उसको अपना बेनिफिट मिले। क्या तारीख को? 15 नहीं, 16 अगस्त करो। 16 अगस्त करो। हाँ, 15 अगस्त को 16 अगस्त कर लो। इन दोनों संधियों के बाद, हाँ अगला नीचे, इन दोनों संधियों के बाद 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया। हाँ यहाँ लिख दी, द्वैध शासन लागू कर दिया। हो गया, लिखो द्वैध शासन का जनक, नीचे, द्वैध शासन का जनक, द्वैध शासन का जनक लियो कार्टिस, लियो कार्टिस को कहा जाता है। ये नाम याद रखना, लियो कार्टिस को कहा जाता है। कब लागू किया गया द्वैध शासन? अब द्वैध शासन का अर्थ क्या हुआ, इसके बारे में कहा जाता है, जब मेंस का एग्जाम का लिखोगे ना सर, उसमें एक स्टेटमेंट आता है कि जो द्वैध शासन था अंग्रेजों ने इतना बुद्धिमानी के साथ बनाया था कि फायदा सबसे ज्यादा हमको मिले लेकिन मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और जो बंगाल का नवाब था उसके ऊपर सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया और फायदा उसको कुछ भी नहीं। द्वैध शासन का मतलब कुछ क्या हुआ, जैसे तुम घर में है, काम सारा तुम करोगे लेकिन 1 रुपया देंगे नहीं, ठीक है, सारा पैसा मेरे पास आ जाना चाहिए। हम कोई काम नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना है दूसरे को और काम भी करवाना है उसी से, लेकिन उसको देना कुछ नहीं है, फायदा उसको कुछ नहीं होना चाहिए। फायदा किसको होना चाहिए? हमको होना चाहिए। तो द्वैध शासन में यही किया गया था। अंग्रेजों के पास सारा पावर था, ठीक है, जो बोलेंगे सो करना होगा और जितना चीज तुम वसूल के लाओगे हमको देना होगा। तुम्हारा काम क्या है? वसूलना, और वसूल के लाके हमको देना। और कहीं कुछ हो गया तो हम नहीं जानते हैं कैसे तुम लाओगे, वो तुम जानो, हमको चाहिए मतलब बेनिफिट कुछ भी नहीं उसको, बेनिफिट सारा हमको, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका, माथापच्ची करना है उसको, कैसे आएगा नहीं आएगा तुम जानो, ठीक है। तो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? लियो कार्टिस। लियो, नाम बोलोगे वहां आंसर याद रहेगा, नाम नहीं बोलोगे कॉपी में रह जाएगा। लियो कार्टिस। द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन? लियो कार्टिस। कब हुआ द्वैध शासन शुरुआत? 1765 में। अब ऐसा चीज था कि कितना दिन लोग बर्दाश्त करेगा भाई, कार्य करें सब काम हम और सब समोटोमेट के ले जाओ तुम, चलेगा कुछ दिन नहीं। अंत में इसको खत्म करना पड़ा। नोट करके लिखो एक पॉइंट, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ने
बंगाल में लगे इस द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में लगे इस द्वैध शासन प्रणाली को इस द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में लगे हुए इस द्वैध शासन प्रणाली को 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में प्रणाली को 1772 ईस्वी में अंत कर दिया या खत्म कर दिया, जो भी अच्छा लग रहा है, शासन प्रणाली वो का द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया। 1772 ईस्वी में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया। कब लगा था? अंत कब हुआ? पूछ क्या रहे हैं, आंसर क्या दे रहा है तुम? है लगा था 65 में। अच्छा, हटा 72 में। कितना दिन चला? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 साल। लियो कार्टिस का भी नाम इंपॉर्टेंट है, लगाने वाले का, लेकिन लगाने वाले का नाम जल्दी क्वेश्चन में नहीं पूछता है। अगर पूछेगा तो जनक पूछ लेगा कि द्वैध शासन प्रणाली का जनक कौन था इंडिया में? इंडिया में कौन था? लियो कार्टिस। 7 साल, 65 से 72, 7 साल लगभग चला। 72 में कौन आए? हेस्टिंग्स जी जब आए तो उन्होंने इसको क्या कर दिया? अंत कर दिया, क्योंकि सबको पता था भाई खाली खा करके तो तुम्हारा काम कोई करने वाला नहीं है, उसको भी कुछ बेनिफिट दो। तो 1772 में इसका अंत हो गया। द्वैध शासन प्रणाली का अंत कब हुआ? 1772 ईस्वी। लिखो अगला स्टेटमेंट। अंग्रेजों ने अपने दीवानी कार्यों को संचालित करने के लिए अंग्रेजों ने अपने दीवानी कार्यों को संचालित करने के लिए बिहार में संचालित करने के लिए बिहार में सिताब राय नाम लिखना होगा, खाली 100 में मतलब द्वंद्व 180। सिताब राय कौमा बंगाल में रजा खां, बंगाल में रजा खां तथा उड़ीसा में रजा खान तथा उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया था। दुर्लभ राय को नियुक्त किया था। कहां पहुंच गए हम लोग? अब बिहार, सिताब राय। ठीक है, अब बिहार आ गए, मतलब झारखंड आ गए। अब चलो यहाँ पे कहानी थोड़ा बनाना पड़ता है, नहीं बनाएंगे तो फिर बैकग्राउंड समझ में नहीं आएगा। लिखो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। अब आ जाओ एकदम, झारखंड स्पेशल टॉपिक नाम दे दो। आ गया, बोलो बिहार झारखंड। अब झारखंड स्पेशल लिख दो। ठीक है, देखो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, बताओ कौन बता सकता किधर से हुआ था? सिंहभूम मानू, वेरी गुड। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। ठीक है, उस समय सिंहभूम में, झारखंड पहुंच गए, बोलो ईस्वी, अभी बता रहे हैं, सब कुछ आ जाएगा। उस समय झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र, झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र कई भागों में विभाजित था। सिंहभूम क्षेत्र कई भागों में विभाजित था। पहला ढालभूम क्षेत्र,
पहला ढालभूम क्षेत्र, दूसरा पोरहट क्षेत्र, पोरहट, और तीसरा कोल्हान, तीसरा कोल्हान क्षेत्र। अभी सब बता देंगे कि कौन सा एरिया आपको बोल। कहाँ पहुंच गए? झारखंड। झारखंड में कहाँ पहुंचे? कौन? अंग्रेज। क्या घुसेगा तो इसको आसानी से दे देंगे क्या है? यहाँ भी कोई होगा ना? लिखो, अंग्रेजों के आने के वक्त, अंग्रेजों के आने के वक्त, आने के वक्त ढालभूम में ढाल राजा, ढालभूम में ढाल राजा, पोरहट में सिंहवंशी राजा, सिंह सिंह यहाँ देख लो बोर्ड, सिंहवंशी राजा, तथा कोल्हान क्षेत्र में ढालभूम में ढाल राजा, पोरहट में सिंहवंशी राजा, तथा कोल्हान क्षेत्र में जनजातीय, जनजातीय शासन प्रणाली, जनजातीय शासन प्रणाली। स्टेटमेंट पढ़ो तो क्या लिखाना पड़ेगा? अंग्रेजों के आने के बाद ढालभूम में ढाल राजा, पोरहट में सिंहवंशी राजा तथा कोल्हान क्षेत्र में जनजातीय शासन प्रणाली। प्रमुख शक्तियां थी, प्रमुख शक्तियां थी जिनका सामना अंग्रेजों को करना पड़ा। जिनका, कई लोग हैं ना, जिनका सामना अंग्रेजों को करना पड़ा। पहुंच गए झारखंड? सामना करना पड़ा। पहला सामना किस पे करना पड़ा? अगला स्टेटमेंट लिखो, 22 मार्च 1767, कितना तारीख? 22 मार्च 1767 ईस्वी को फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन 22 मार्च 1767 ईस्वी को फर्ग्यूसन ने, हाँ फर्ग्यूसन अंग्रेज है, फर्ग्यूसन ने घाटशिला क्षेत्र जीत लिया। घाटशिला, घाटशिला क्षेत्र जीत लिया तथा वहां के राजा जगन्नाथ ढाल, या जगन्नाथ ढाल को लिखता है, जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर, अपदस्थ करना मतलब हटा देना, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर उसके भतीजे, उसके भतीजे नीमू ढाल, नीमू नाम याद रखना, नीमू ढाल, नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बना दिया। नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बना दिया तथा उसे 5500 रुपया वार्षिक कर, डायरेक्ट राजा नहीं बनना चाह रहा, कर टैक्स वसूलना चाह रहा, वार्षिक कर देने का
वार्षिक कर देने का सर एक सेकंड, मतलब ये जो कर देगा कौन किसको देगा? वो अंग्रेज को देगा या अंग्रेज उसको देगा? नीमू ढाल उसको देगा, वो ढाल अंग्रेज को देगा। अंग्रेज को देगा। 5500 रुपया वार्षिक कर अंग्रेजों को देने का सहमति लिया। हम तुमको राजा बना रहे हैं तो तुम हमको कुछ दोगे कि नहीं दोगे? स्टेटमेंट पूरा सही नहीं हुआ क्या? नहीं सर, अब ठीक है। देने का सहमति लिया। जगन्नाथ ढाल का भतीजा था, उसी के साथ रहता था, ठीक है। हटा दिया, जगन्नाथ ढाल हार गया तो बोला अरे क्या बोलो, क्या चाहते हो? हम तुमको राजा बनाना चाहते हैं, तुम हमको 5500 रुपया दोगे सालाना। उसका बाप का क्या जाता है? तुमको हम बोल देंगे चलो झारखंड का सीएम बना देंगे, हमको कुछ नहीं करना, तुम मेरे घर में 5-5 पेटी भेजते रहना महीना में, क्या जाता है? पब्लिक का जाएगा, टैक्स जाएगा। अंग्रेज होशियार था, बोला कि तुरंत हम यहाँ राजा बनेंगे तो पब्लिक हमको थोड़े मानेगा। हरा दिए ठीक है, सेना को हम हरा दिए ये ठीक है, लेकिन पब्लिक एक्सेप्ट थोड़ी करेगा कि तो डायरेक्ट राजे बदल जाए। तो ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उसका भतीजा जो उसका थोड़ा बहुत विरोध कभी करता होगा, तो वो लोग जब भी कहीं जाता है ना तो पूरा बायोडाटा निकाल के जाता है। क्या किया? नीमू ढाल जानता था कि नीमू ढाल को अगर हम अपना तरफ करना चाहें तो कर सकेंगे, कर लेंगे। तो जैसे ही इसको हराया तो नीमू ढाल के पास प्रस्ताव रख दिया कि देख भाई, राजा हम तुमको बना देंगे, लेकिन तुमको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? 5500 रुपया मेरे यहाँ भेज देना, ठीक है। कब? सालाना, थोड़ी कर रहे हैं डेली डेली भेजने के लिए, साल में भेजना है। ये सिर्फ एक बहाना था कि तुम मेरा बात मानो, तुम मेरे अंडर में रहो, जब जरूरत पड़े तो तुम मेरे से पूछो, किसी और से नहीं पूछो, ठीक है। तो नीमू ढाल बोला ओके, मेरे बाप का क्या जाता है, ठीक है। वही ना पे भी किया था ना सर। कौन? अभी नहीं, थोड़ा और आगे, अभी आने दो, अभी 1700 ईस्वी में है, अभी आगे और आने दो। क्या बोला कि भाई 5500 रुपया सालाना कर देना हमको। नीमू ढाल तो स्वीकार कर लिया, जगन्नाथ ढाल को तो हटा दिया, लेकिन क्या जगन्नाथ ढाल एक बार हार गया तो क्या वो चुपचाप रहेगा? नहीं। देखो जगन्नाथ ढाल ने, हाँ यहीं पे आगे लिखो, जगन्नाथ ढाल ने 1768 ईस्वी में पुनः विद्रोह कर दिया। जगन्नाथ ढाल ने 1768 ईस्वी में पुनः विद्रोह कर दिया तथा अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि वह पुनः जगन्नाथ ढाल को राजा बनाए। मजबूर कर दिया कि वह पुनः जगन्नाथ ढाल को राजा बनाए, कि वह पुनः जगन्नाथ ढाल को, मजबूत नहीं मजबूर, कि वह पुनः जगन्नाथ ढाल को राजा बनाए। मतलब क्या? पब्लिक है उसके साथ, किसके साथ? जगन्नाथ ढाल के साथ। अब नीमू ढाल को अगर राजा बना के रखता है अंग्रेज तो पब्लिक चाह नहीं रहा है, और ये जबरदस्त विद्रोह हो गया। कई साल? लगभग 7-8 साल। 7-8 साल जब विद्रोह हो गया, अंग्रेज भी सोचा कि चल हटाओ, वो भी जितना उसको करना था, हमको जो मिलना था मिल गया, फिर से उसको राजे ने बनाने के लिए बोल रहा है, बना दो उसी को राजा, ठीक है। तो उसने फिर से उसको राजा बना दिया। ये तो कहानी कहाँ का हो गया? सिंहभूम में भी कहा? ढालभूम का। अभी और भी तो 2 जगह है, इधर भी तो पैर फैलाएगा। अगला स्टेटमेंट, पोरहट। पोरहट क्षेत्र में, पोरहट क्षेत्र में 1773 ईस्वी में, पोरहट क्षेत्र में 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुनः हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप किया तथा वहां के राजा जगन्नाथ सिंह
वहां के राजा जगन्नाथ सिंह, वो ढाल था, ये सिंह है, जगन्नाथ सिंह, जगन्नाथ जगन्नाथ सिंह के साथ संधि की, जगन्नाथ सिंह के साथ। देखो उसको बोल दिया कि भाई लड़ना है तो लड़ लो, बाद में तुमको मेरा बात मानना ही पड़ेगा, तो बेहतर यही कि लड़ने से पहले संधि कर लो, हम जो चाहते हैं मेरा बात मान लो। तो इसको तो पता ही था भाई कि यहाँ ढालभूम में क्या हुआ था, नहीं भाई हार तो जाहिर करेंगे, अंग्रेजों के सामने हम लोग टिकने वाले नहीं है। चल भाई अभी जो पहले ही कह रहा है वही सुन लो। क्या कर लिया, संधि कर लिया जगन्नाथ सिंह ने। इसके अंदर संधि में क्या किया, देखो 1 फरवरी 1820 को, 1 फरवरी 1820 ईस्वी को पोरहट राजा घनश्याम सिंह के साथ, घनश्याम सिंह के साथ, घनश्याम सिंह साथ अंग्रेजों ने एक और संधि की, अंग्रेजों ने एक और संधि की, जिसके तहत, जिसके तहत 101 रुपया वार्षिक कर, 101 रुपया वार्षिक कर, कोई 101 रुपया कुछ है लोगों के लिए नहीं, लेकिन पहले था भी तो भी कुछ नहीं, जहाँ 5,000 10,000 यहाँ लाख तक दे रहा है लोग, वहां 101 रुपया राजा के लिए कुछ है नहीं है। 101 रुपया वार्षिक कर के बदले, रुपया वार्षिक कर के बदले पोरहट क्षेत्र, पोरहट क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया या संरक्षण में चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में चला गया। समझो कहानी क्या कह रहा है। जगन्नाथ सिंह के साथ बात ठीक से बना नहीं, संधि कर लिया ठीक है, लेकिन कर इससे ले नहीं पाया। उसके बाद जब राजा बना कौन, घनश्याम सिंह, कुछ दिन के बाद, तो घनश्याम सिंह के साथ संधि किया, बोला कि देख भाई तू अपना सुरक्षा तो कर पाएगा नहीं, हमारे पास बहुत बड़ी सेना है, तुम हमको 101 रुपया साल में भेज देना, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा, और जो आंख उठा के देखेगा तो हम है ना लड़ेंगे हम तुम्हारे लिए, ठीक है, हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में जाने का मतलब क्या, कि कोई भी अगर उसके ऊपर अटैक करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना उसके साथ आकर के लड़ेगी। अब टैक्स कितना देना है साल का, ये तो सिर्फ एक बात है कि तुम हमारे अंडर में हो, ठीक है, तुम मेरे अंडर में हो। देखो कैसे वो लोग पॉलिसी लगाया, नहीं टैक्स लेना बस उसको सिखा रहा है। जियो वाला पहले क्या किया, एकदम उड़ाओ ना 6 महीना, कुछ नहीं लेंगे, एकदम फ्री, ठीक है। उसके बाद पहले जिसका जब किसी को खैनी खिलाना रहता है ना, अपना खैनी बना बना करके लो खाओ, लो खाओ, 4 दिन 5 दिन खिला रहे, लो कर खिलाओ, अब उसका लेके अब खाएगा नहीं। सिगरेट पीना रहेगा, 1-2 बार अपना मारा, ले लो पी लो, सिर्फ आदत लग गया, देखा कभी नहीं पिला लाओ, है ना, आदत लगा, आदत लगवा रहा है क्या, कि तुम अब अपना सेना का जरूरत मत महसूस करो। ऑनलाइन क्लास चल रहा है। 101 रुपया वार्षिक कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, 101 रुपया वार्षिक कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये चाहता तो नहीं भी लेता, लेकिन आदत क्या लगवा रहा है कि तुम मेरे पे अब डिपेंड हो, तुम मेरे पे अब डिपेंड हो, जब हम पे डिपेंडेंट हो जाओगे तब तो बेटा तुमको नचेबे करेंगे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में कहाँ की सेना चली गई, जो कोरहट क्षेत्र का जो राज्य था उसके संरक्षण में चला गया। अब क्या होता है, देखो तो 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में सरायकेला खरसावां,
अब इधर आ जाओ। सरायकेला खरसावां के साथ अंग्रेजों ने संधि की, के ठाकुरों के साथ, ठाकुरों के साथ, वहां राजा नहीं था, ठाकुर था। सरायकेला खरसावां के ठाकुरों के साथ अंग्रेजों ने संधि की, अंग्रेजों ने संधि की, यहाँ डायरेक्ट कब्जा नहीं कर पाया झारखंड में, क्योंकि यहाँ का व्यवस्था ही अलग था। और जगह तो बस लड़ता था, हराता था और अपना कब्जा कर लेता था, लेकिन इस एरिया में जब आया तो डायरेक्ट शासक नहीं बन पाया, उसको सिर्फ टैक्स के रूप में उसको रखा। ठीक है, ठाकुरों के साथ संधि की, जिसका मुख्य उद्देश्य यहां पर मराठा प्रभाव को कम करना था, यहां पर मराठा प्रभाव को कम करना था। यानी इस क्षेत्र में मराठों का प्रभाव था, कहां? सरायकेला खरसावां क्षेत्र में। उस प्रभाव को कम करने के लिए इसने ठाकुरों के साथ संधि की, करना था। देखो 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज, मेजर रफसेज 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज ने रोरो नदी के तट पर, रोरो नदी के तट पर हो जनजाति के लोगों के साथ, हो जनजाति के लोगों के साथ युद्ध किया। रोरो नदी के तट पर हो जनजाति के लोगों के साथ युद्ध किया, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए तथा हो जनजाति के लोगों के साथ भी एक संधि की, हो जनजाति के लोगों के साथ भी एक संधि की, एक संधि की, जिसके तहत हो लोगों को, जिसके तहत हो लोगों को 50 पैसा प्रति हल, प्रति हल, हल मतलब जो हल जोतते हैं, जय गो हल, उतना 50 पैसा मेरे यहाँ जमा कर देना। 50 पैसा प्रति हल कर देने के लिए बाध्य किया, 50 पैसा प्रति हल कर देने के लिए बाध्य किया कि भाई देखो हम तुमको हरा चुके हैं, या तो तुम स्वीकार कर लो 50 पैसा प्रति हल देने के लिए, और नहीं तो हम राजा बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या करता? ठीक है भाई 50 पैसा तुमको, अपना जमीन है लेकिन हम तुमको हरा दिए ना, तुम तो अब मेरे एक रहम करम पर है, चाहे तो हम तुमको मार सकते हैं, अभी हरा चुके हैं, मेरे रहमो करम पे हो तो हम जो कहेंगे बात मानना पड़ेगा। तो 50 पैसा प्रति हल देने के लिए तैयार हो कि हम राजा बन जाए, राजा बनेंगे फिर तो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, क्या बोला? ठीक है भाई तुमको 50 पैसा प्रति हल देंगे। एक संधि पे दोनों लोगों ने साइन करवा दिया, खत्म बात हो गया। अब हमको ये नहीं समझ में आया अभी तक कि अंग्रेजों को अंग्रेजी आता था, हो जनजाति को संथाली भाषा आता होगा या हो भाषा आता होगा, ये लोगों का अपना जो भाषा होगा, तो संधि किया तो उसमें क्या हिंदी में लिखा था कि अंग्रेजी में लिखा था कि कौन भाषा में लिखा था? जरूर कोई ना कोई ट्रांसलेटर हुआ होगा, इधर का आदमी उसका भाषा समझता होगा, उधर का आदमी का इसका भाषा समझता होगा, तभी तो संधि होता होगा। कोई बताने वाला तो होगा, ये चाह रहे हैं अंग्रेज लोग, क्या चाह रहा है जी, कैसे बात होगा?
कोई तो ट्रांसलेटर होगा। जब तक अपना घर से कोई विरोध नहीं करता है ना, तब तक कोई दूसरा आदमी आके यहाँ राज नहीं कर सकता। क्या हो गया? हो जनजाति लोगों को हराया कौन नदी पर? रोरो नदी। इसीलिए इसको बोलते हैं रोरो युद्ध। तो सबसे पहले झारखंड में अंग्रेजों के साथ कहाँ युद्ध हुआ? अबे रोरो बता रहे हैं, तब ऐसा थोड़ी है, इससे पहले वहां हो चुका है ना। ठीक है, तो रोरो युद्ध हुआ, रोरो नदी के तट पर हुआ, हो जनजाति के लोगों को हराया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में रहे कि हो जनजाति के साथ सर्वप्रथम युद्ध अंग्रेजों का कहाँ हुआ था? रोरो नदी के तट पर हुआ। हो जनजाति के साथ पहला युद्ध कहाँ हुआ? और ऐसा नहीं कि हो जनजाति, सिर्फ जनजाति शब्द भी आ गया तो रोरो नदी का ही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम लोग को और कोई जनजाति विद्रोह नहीं पड़े। तो अंग्रेजों का पहला सामना अगर जनजाति से हुआ तो किसके साथ हुआ? हो जनजाति से। कब? 1820। अब आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और लिखो। 1831-32 ईस्वी में, 1831-32 ईस्वी में हो जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया था, सब विद्रोह को एक बार पढ़ेंगे बाद में। हो जनजाति के लोगों ने एक विद्रोह किया था जिसे अंग्रेजों ने 1833 ईस्वी में दबा दिया था, जिसे अंग्रेजों ने 1833 ईस्वी में दबा दिया था। परंतु अंग्रेजों को विल्किंसन रूल लाना पड़ा। विल्किंसन रूल, नियम, रूल मतलब नियम, विल्किंसन रूल लाना पड़ा तथा इस क्षेत्र में इस क्षेत्र को मैं कर दो, को करो, इस क्षेत्र को दक्षिण पश्चिम सीमा प्रांत, ये नाम याद रखना, दक्षिण पश्चिम सीमा प्रांत के में संगठित किया तथा